रूसी ड्रोन नेटो देश की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसा, 2 नागरिक घायल हुए। वो देश रोमानिया था और नेटो के अनुच्छेद 5 के तहत एक सदस्य पर हमला सभी 32 पर हमला माना जाता है। तो हर देश अभी यही सवाल पूछ रहा है कि क्या यह एक गलती थी या यह एक आजमाइश थी। अगर यह एक आजमाइश थी तो पुतिन ने अभी अभी आधुनिक भू राजनीति के सबसे खतरनाक ट्रिगर पर हाथ रख दिया है। लेकिन देखिए, ये वीडियो असल में एक ड्रोन के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि पुतिन को आखिर नाटो के साथ तनाव बढ़ाने का जोखिम उठाने के लिए इतना मजबूर क्यों महसूस हुआ। पिछले 2 हफ्तों में रूस के लिए 3 चीजें गलत हुई है। सेना मोर्चे पर जमीन खो रही है। अभी अभी उन्होंने प्रोक्रोस्क के पास अहम इलाका गंवाया है। लोग अब खुलेआम पुतिन का मजाक बना रहे हैं और उनके राष्ट्रपति कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्रीमिया भी उनसे छूटती दिख रही है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि रूस में क्या टूट रहा है और पुतिन का अगला कदम यह तय करेगा कि युद्ध यूक्रेन तक सीमित रहेगा या यूरोप में फैलेगा। फ्रंटलाइन, उस ब्रिगेड जिसे यूक्रेन ने हाल ही में तबाह कर दिया, और क्रीमिया के ईंधन संकट से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो मैंने 4 साल की रिपोर्टिंग में कभी नहीं देखा। रूसी नागरिक अब खुलेआम पुतिन की हार का मजाक उड़ा रहे हैं। यह मजाक रूसी सोशल मीडिया से है, मेरी तरफ से नहीं। पुतिन स्कूल जाकर भाषण देते हैं कि रूस सबसे महान देश है और फिर सवाल जवाब शुरू करते हैं। एक स्कूल का लड़का कहता है, मेरा नाम शाशा है, मेरे 2 सवाल हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया और हम अब तक युद्ध क्यों नहीं जीत पाए। देखिए, ठीक उसी समय जब पुतिन जवाब देने ही वाले थे, लंच की घंटी बज जाती है। दुर्भाग्यवश सभी को लंच के लिए जाना पड़ता है, इसलिए वे कक्षा छोड़ देते हैं। सौभाग्य से सवाल जवाब लंच ब्रेक के बाद भी जारी रहता है। इसी समय एक और लड़का खड़ा होता है और कहता है, मेरा नाम बोरिस है और मेरे 4 सवाल हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? दूसरा, हमने अभी तक युद्ध क्यों नहीं जीता? और नया सवाल, लंच की घंटी 20 मिनट पहले क्यों बज गई? और आखिरी सवाल, शाशा कहाँ है? अब यही वो मजाक है जो रूसी लोग मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। रूसी लोग समझने लगे हैं कि पुतिन बिल्कुल भी समझदारी भरे फैसले नहीं ले रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण 2 दिन पहले दिखा जब रूसी ड्रोन ने नाटो देश की अपार्टमेंट बिल्डिंग पर हमला किया, जो रूसी हथियारों को नहीं करना चाहिए था। इससे पहले कि हम देखें कि वो हमला क्यों महत्वपूर्ण है और नाटो देश कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मेरे पास आप सबके लिए एक सवाल है। हमारी वीडियो में हम हमेशा उन फैसलों को कवर करते हैं जो नेता ले रहे हैं और वे उनके देशों को कैसे प्रभावित करते हैं, खासकर युद्ध के दौरान। क्या आपने सोचा है अगर आप ऐसी स्थिति में होते तो देश का नेतृत्व कैसे करते? आज के प्रायोजक की मदद से आप बिना युद्ध का जोखिम लिए यह जान सकते हैं। सुप्रीमेसी वर्ल्ड वॉर 3 एक मुफ्त ऑनलाइन रणनीति खेल है जिसमें आप आधुनिक वैश्विक युद्ध में एक असली देश की कमान संभालते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी देश चुन सकते हैं और हफ्तों तक चलने वाले मैचों में 99 असली खिलाड़ियों के खिलाफ आमने सामने मुकाबला कर सकते हैं। आप अपनी सेना को शुरू से बनाते हैं, जिसमें टैंक, पनडुब्बियां और जो कुछ भी आप सोच सकते हैं शामिल होता है। आप गठबंधन भी करते हैं, संधियां करते हैं और जब आपको सही लगे तो उन्हें तोड़ भी सकते हैं। हर फैसला अहम है क्योंकि टेबल पर बाकी सभी लोग असली लोग हैं जो आपको मात देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अभी सीजन 20 अंडरवर्ल्ड प्रोटोकॉल शुरू किया है। इस सीजन में एक नई ताकत युद्ध के मैदान में आई है और ये परछाइयों में काम करती है। आपको ऐसे सौदे देती है जो युद्ध की दिशा बदल सकते हैं, जो चुपचाप गुप्त रूप से ब्लैक मार्केट में किए जाते हैं। ये फ्री है और पीसी, मोबाइल दोनों पर चलता है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक पर क्लिक करेंगे तो $40 की फ्री एलीट रेलगन यूनिट वाला एक्सक्लूसिव स्टार्टर पैक मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ नए खिलाड़ियों के लिए है और सिर्फ अगले 30 दिनों के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या अभी QR कोड स्कैन करें और अपना बोनस पाएं। इस वीडियो के स्पॉन्सर सुप्रीमेसी वर्ल्ड वॉर 3 को धन्यवाद। गेम डाउनलोड करें और अगले 30 दिनों के लिए $40 वाला एलीट रेलगन स्टार्टर पैक क्लेम करने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें। अब इससे पहले कि हम इस नेटो स्ट्राइक के बारे में बात करें,
हमें यह समझना होगा कि पुतिन इस समय किस दबाव में है। रोमानिया में ड्रोन हमला उस इंसान के आदेश पर हुआ जिसके पास अब कम विकल्प हैं। चलिए फ्रंट लाइन से शुरू करें। पिछले 1 साल से हर रूसी प्रोपागेंडा चैनल यह दावा कर रहा था कि पोक्रोव्स्क शहर गिरने वाला है, वो जल्द ही रूसी नियंत्रण में आ जाएगा। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पोक्रोव्स्क डोनेत्स्क फ्रंट को यूक्रेनी क्षेत्र से जोड़ने वाला मुख्य लॉजिस्टिक्स हब है। अगर रूस इस शहर पर कब्जा करता है तो यूक्रेनी सेना के लिए पूर्वी मोर्चा और मुश्किल होगा। और यही वजह है कि पुतिन ने पिछले अक्टूबर 2025 में रूसियों से कहा था कि ये शहर सर्दियों तक कब्जे में आ जाएगा। असल में वो बोले कि आधा शहर कब्जे में है, लेकिन हुआ क्या? सर्दी आई और चली गई और पोक्रोव्स्क अब भी टिका है। यहाँ कुछ दिन पहले क्या हुआ था देखिए। डीप स्टेट मैप के मुताबिक यूक्रेनी बलों ने नोवोस्लिवका के पास का क्षेत्र आज़ाद किया और ओलेकस्टेंड्रिवका सेक्टर में कई बस्तियों में आगे बढ़े, जहां इन सभी इलाकों में अब सफाई अभियान चल रहे हैं। मुझे लगता है मैं इसका उच्चारण गलत करूंगा, पर मुख्य बात यह है कि रूसी सेनाओं ने इन बढ़तों से कम 46 वर्ग किलोमीटर इलाका गंवाया है। ये इलाका बहुत बड़ा नहीं है। 46 वर्ग किलोमीटर मैनहट्टन के आकार का है, या शायद थोड़ा छोटा। यूक्रेन की बढ़त सबसे अहम है क्योंकि इससे साफ है रूस आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि पीछे हट रहा है और यूक्रेन अपनी जमीन वापस ले रहा है। अब तो रूसी सैन्य ब्लॉगर भी बता रहे हैं कि हालात कितने खराब हो गए हैं, जो रूसी जनता को युद्ध और मोर्चे पर रूसी सेना की स्थिति की जानकारी देते हैं। यहाँ एक लोकप्रिय रूसी युद्ध ब्लॉगर का क्लिप है जो अब खुलकर कह रहा है कि रूस असल में मुकाबले में नहीं है। जब मैं मुकाबले में नहीं कहता तो शायद यह सही शब्द नहीं है। रूस यूक्रेनी ड्रोन की प्रगति में पिछड़ रहा है। यूक्रेन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि रूसी सैनिकों को मौका नहीं मिल रहा। सुनिए। इस समय ड्रोन की स्थिति ऐसी है कि हमारे हर एक सैनिक पर दुश्मन के 20-30 और कभी-कभी 70 तक ड्रोन होते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। और सोचिए, ये सिर्फ कोई सैन्य ब्लॉगर नहीं, खुद पुतिन को पुष्टि करनी पड़ी। और यहाँ पर इस क्लिप को चलाने से पहले मैं इस बात की टाइमिंग पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पुतिन ये कबूलनामा कब कर रहे हैं। वो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि अब यूक्रेन के लिए रूस के अंदर टारगेट्स को मारना आसान हो गया है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हफ्ता पहले मॉस्को ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला झेला, जो ऐतिहासिक है। रूसी जनता और मॉस्को के उच्च वर्ग दोनों ने ड्रोन हमला देखा, इसलिए पुतिन इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्हें सामने आकर इसे स्वीकार करना पड़ा। सोचिए फिर क्या हुआ। वो यूक्रेन को वो श्रेय नहीं दे रहे हैं जो यूक्रेन को मिलना चाहिए। वो इसका दोष पश्चिमी देशों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। और रूसी क्षेत्र पर हमला करने की कोशिशें और अन्य जगहों पर भी। खैर, चूंकि पश्चिम उन्हें ड्रोन उपलब्ध करा रहा है, ये सब बहुत आसान हो गया है। वे एक और ड्रोन निकालकर बटन दबा सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपनी प्रणालियां मजबूत करनी होगी और हम ये आगे भी करेंगे। ये सिर्फ उस समस्या का एक हिस्सा है जिसका सामना पुतिन कर रहे हैं। मोर्चे पर नुकसान पहला संकट है। दूसरा संकट मोर्चे के पीछे हो रहा है, जो फिर यूक्रेनी ड्रोन से जुड़ा है। पिछली रात यूक्रेनी सेनाओं ने वो न्याय किया जिसका कुछ यूक्रेनी लोग 4 सालों से इस आक्रमण की शुरुआत से, यानी इस तथाकथित विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत से इंतजार कर रहे थे। ये रही रिपोर्ट। बुचा अत्याचारों से जुड़ी ब्रिगेड का बेस पर हमला हुआ है। 30 मई की रात यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों ने फ्रंट लाइन से दूर रूसी ठिकानों पर 21 पुष्ट हमले किए। इनमें प्रशिक्षण स्थल, लॉजिस्टिक्स मार्ग व गैस भंडारण सुविधाएं थी। इनमें रूस की 36वीं सेना और 64वीं मोटर राइफल ब्रिगेड के जवानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रशिक्षण क्षेत्र भी था और 64वीं मोटर राइफल ब्रिगेड को 2022 में बुचा में हुए अत्याचारों से व्यापक रूप से जोड़ा जाता है। प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक रूसी बलों के 31 हताहत हुए, जिनमें मृत और घायल शामिल है। अगर ये नाम याद नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। 64वीं मोटर राइफल ब्रिगेड वही इकाई है जिसे अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं ने बुचा नरसंहार से जोड़ा है। बुचा कीव के पास एक छोटा शहर है जिसे मार्च 2022 में, यानी आक्रमण के पहले ही महीने, रूसी बलों ने कीव पर कब्जे की कोशिश में अपने नियंत्रण में ले लिया था। जब वे असफल हुए तो पीछे हट गए।
तभी पत्रकार और संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ता पहुंचे और जो उन्होंने देखा वह भयानक था। उन्हें सड़कों पर सैकड़ों मृत नागरिक मिले। कुछ के हाथ पीठ पीछे बंधे थे, अन्य को चर्चों व अपार्टमेंट ब्लॉकों के पीछे सामूहिक कब्रों में दफनाया गया था। असल में हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज भी है जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उसमें साफ दिखता है कि नागरिक रूसी सेना से भागने की कोशिश कर रहे हैं और भागते समय उन्हें पीठ में गोली मार दी जाती है। ये तब हुआ जब रूस 3 दिन की विशेष सैन्य कार्रवाई में असफल रहा और रूसी सैनिकों ने आम जनता पर गुस्सा निकाला। 4 साल तक ब्रिगेड के लोग घर गए, प्रमोशन मिला, छुट्टियों पर गए, जैसा चाह किया। उन्हें लगा वे सुरक्षित हैं। अब मैं उस रिपोर्ट का जिक्र करना चाहता हूं जो हमने पिछले साल की थी, जिसमें यूक्रेन द्वारा चुपचाप चलाए जा रहे एक कार्यक्रम की बात की थी, जहां बंकरों में लगभग 3-4 इलाके या 3-4 बंकर थे। कीव के पास यूक्रेनी अधिकारियों के पास हर रूसी सैनिक और अधिकारी की तस्वीरें हैं जिन्होंने युद्ध अपराध किए हैं। चाहे युद्ध अपराध कैमरे में कैद हो या यूक्रेनी अधिकारियों को गवाहों से पता चले, हर बार तस्वीर मिलती है तो वे दीवार पर लगा देते हैं। फिर 24 घंटे यूक्रेनी अधिकारी, हैकर और जांचकर्ता इन रूसी सैनिकों को खोजने की कोशिश करते रहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे रूस या विदेश में हैं, क्योंकि कुछ सैनिक यूक्रेन में युद्ध अपराध कर छुट्टियों पर चले जाते हैं। वे सैनिकों का पता लगाकर यूक्रेनी नागरिकों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इस गुप्त ऑपरेशन के चलते यूक्रेनी बलों ने कई सफल ऑपरेशन किए हैं, यानी रूसी युद्ध अपराधियों तक न्याय को उनके दरवाजे तक पहुंचाना। कल ही एक और नाम इस सूची में जुड़ा। मुझे यकीन है ये आखिरी नहीं है। उम्मीद है आखिरी नाम पुतिन का हो। फिर भी रूस 2 संकट झेल रहा है। एक ओर रूसी सेना पोक्रोव्स्क में जमीन खो रही है, जिस पर पुतिन ने भी सार्वजनिक रूप से बात की है। दूसरी ओर रूसी सैनिकों, शायद चुनिंदा सैनिकों को फ्रंट लाइन के पीछे निशाना बनाया जा रहा है और रूस इसे रोकने में असमर्थ है। अब जैसे ये सब कुछ पहले से ही काफी बुरा नहीं था, सबसे बुरी खबर असल में क्रीमिया से आ रही है। और पुतिन के लिए क्रीमिया असल में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें पीछे देखना होगा और समझना होगा कि रूस में क्या हो रहा था जब पुतिन ने असल में क्रीमिया पर कब्जा किया था। 2014 में पुतिन राजनीतिक रूप से कमजोर थे और उन्होंने रूसी संविधान बदलकर तीसरी बार चुनाव लड़ा। और जब पुतिन ने तीसरी बार पद संभाला तब उनकी लोकप्रियता सबसे कम थी, क्योंकि रूसी लोग इस बात से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि रूस फिर से पुराने समय में लौट रहा है। वे सोवियत संघ के दौर में लौट रहे थे जब तानाशाही थी और सब कुछ वैसा ही था। और कई रूसी जो ऐसा कह रहे थे वे वास्तव में सही थे। सोचिए, क्रीमिया ने पुतिन की किस्मत बदल दी। क्रीमिया कब्जा करते ही उनकी लोकप्रियता रातों रात बढ़ गई। उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। कहा जा सकता है कि क्रीमिया पुतिन की सत्ता का मुख्य स्रोत है। ये रूसी सैनिकों के लिए सबूत है कि वही आदमी रूस को फिर से मजबूत बना रहा है। अगर क्रीमिया पुतिन के लिए हाथ से निकलता है तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। और अंदाजा लगाइए कि अभी क्रीमिया के अंदर क्या हो रहा है। देखिए, पिछले हफ्ते यूक्रेन ने जो ऑपरेशन शुरू किया है उसे वह ऑपरेशन लॉजिस्टिकल लॉकडाउन कह रहे हैं। इस ऑपरेशन का मकसद काफी सीधा है, क्रीमिया को रूसी मुख्य भूमि से काट देना। और सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेज ने आपूर्ति मार्ग पर उस जमीनी रास्ते पर जो प्रायद्वीप को जोड़ता है 500 से ज्यादा रूसी वाहनों पर हमला किया है। मतलब है कि ईंधन ट्रक, गोला बारूद या कोई सैन्य चीज दिखे तो यूक्रेनी ड्रोन उसे तबाह कर देते हैं। सिर्फ 1 हफ्ते में 500 की संख्या हैरान करने वाली है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। रूस के लिए जिन ट्रकों, वाहनों या काफिलों को उसने खोया है उन्हें बदलना अब काफी मुश्किल है। और सोचिए, क्या इसका असर क्रीमिया की आम जिंदगी पर पहले से पड़ रहा है। रूस में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिसमें रूसी लोग क्रीमिया में पेट्रोल न मिलने की शिकायत कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आप रूस की मुख्य भूमि में कार में पेट्रोल भरकर क्रीमिया जा सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें हैं और गैस नहीं मिलती। सुनिए, क्रीमिया में पेट्रोल की स्थिति कुछ ऐसी है। जब आप कर्च में प्रवेश करते हैं तो वहां अभी भी पेट्रोल है और दक्षिणी तट की ओर भी पेट्रोल है और TS-8 जैसे पेट्रोल पंपों पर भी पेट्रोल मिल रहा है। अगर आप क्रास्नोपेरेकॉप्स्क की ओर ड्राइव करते हैं तो डिजेंकोई से वहां तक किसी भी तरह का पेट्रोल नहीं मिलता, न 92, न 95।
सिर्फ डीजल उपलब्ध है। कुछ पेट्रोल पंपों पर सब खत्म हो चुका है, इसलिए क्रीमिया यात्रा करते समय ये ध्यान रखें। हालांकि ध्यान रखने जैसी बात ही क्या है, आप बस ऐसे ही क्रीमिया में ड्राइव करते हैं और वहाँ पेट्रोल ही नहीं है और आपके पास वापसी के लिए भी पेट्रोल नहीं बचेगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने यात्रा की योजना बनाई है उन्हें शायद अपनी योजनाओं पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप कार से जाएं और पैदल लौटना पड़े। हाँ, इस समय क्रीमिया में ईंधन की सबसे ज्यादा कमी है, पर बाकी क्षेत्रों में भी दिक्कत है। असल में ये समस्या अब मुख्य भूमि रूस में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि रूसी मीडिया को भी इस पर रिपोर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। स्टीव रोसनबर्ग की बीबीसी रिपोर्ट सुनिए। और आज के रूसी अखबारों ने रूस में ईंधन की कमी की खबर दी है। निजावी सीमाया गजेटा के अनुसार रूस के और क्षेत्रों में ईंधन बिक्री पर प्रतिबंध लग रहे हैं। कई क्षेत्रों में ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। कस्त्रामात क्षेत्र के कई जिलों में AI-95 पेट्रोल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ट्वेर क्षेत्र के कुछ पेट्रोल पंपों पर प्रतिबंध लगे हैं। मगदान और मुर्मांस्क क्षेत्रों में ईंधन की समस्याएं सामने आई हैं। तो ये क्यों हो रहा है? अखबार इसका कारण बताता है। कमी की समस्या के कारणों में से एक तेल रिफाइनरियों में अनियोजित मरम्मत है। अनियोजित मरम्मत के कारण कई रिफाइनरियों ने मई में ईंधन की बिक्री कम कर दी। देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता का करीब 5वां हिस्सा प्रभावित हुआ है। पश्चिमी समाचार एजेंसियों के अनुसार मध्य रूस की अधिकतर प्रमुख रिफाइनरियों को ईंधन उत्पादन रोकना या घटाना पड़ा। ईंधन उत्पादन में इनकी संयुक्त हिस्सेदारी पेट्रोल के लिए 30% से अधिक और डीजल के लिए लगभग 25% है। इन अनियोजित मरम्मतों का कारण लेख में नहीं बताया गया, लेकिन शायद इसका संबंध हाल ही के यूक्रेनी ड्रोन हमलों से है जो रूसी तेल संयंत्रों पर हुए। लेख में आगे इसका संक्षिप्त उल्लेख है। इसमें कहा गया कि रूसी अधिकारी घरेलू बाजार में ईंधन की कमी से इनकार करते हैं। पिछले हफ्ते ऊर्जा मंत्रालय ने फिर आश्वासन दिया कि रूस का ईंधन उद्योग पेट्रोल और डीजल की मांग में मौसमी बढ़ोतरी के लिए पूरी तरह तैयार है। क्रेमलिन ने भी ईंधन की आपूर्ति में किसी भी तरह के जोखिम नहीं देखे, जिसमें रिफाइनरियों पर ड्रोन हमलों का परिणाम भी शामिल है। क्रेमलिन के झूठ अब इतने साफ हैं कि रूस के पूर्व जनरल भी अब खुलेआम क्रेमलिन की आलोचना कर रहे हैं। ये इगोर गिरकिन है। अगर ये नाम अनजान है तो जान ले कि गिरकिन रूस के 2014 में पूर्वी यूक्रेन पर हमले के प्रमुख वास्तुकारों में थे। उन्होंने पुतिन को डोनेट्स्क और लुहांस्क पर कब्जा दिलाया, लेकिन फिर मौजूदा विशेष सैन्य अभियान की नाकामी पर क्रेमलिन से उनका झगड़ा हुआ और पुतिन ने उन्हें जेल भेज दिया। सौभाग्य से जेल में रहते हुए भी गिरकिन सार्वजनिक बयान जारी कर पाते हैं और हर बार पुतिन पर निशाना साधते हैं। सुने उन्होंने अब क्या कहा। रूस को बदनाम और कमजोर करने में हमारी ही सरकार सबसे आगे है। ज़ेलेंस्की को हटाने की बेवकूफ़ी भरी योजनाओं की ऐतिहासिक विफलता के बाद भी 4 सालों तक जिस रणनीति को जिद्दी तरीके से अपनाया गया, वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमें विनाशकारी हार की ओर ले जा रही है। ये एक रूसी युद्ध नायक कह रहे हैं जो मुझसे और शायद पुतिन से भी युद्ध को बेहतर समझते हैं। तो ये सब कुछ है जिससे पुतिन जूझ रहे हैं। और अब यह बात कुछ हद तक समझ में आती है कि जब पुतिन जैसा नेता, पुतिन जैसा युद्ध अपराधी बुरी तरह से घिर जाता है तो वो वही करता है जो उससे पहले हर घिरा हुआ नेता करता आया है। वह युद्ध को और बढ़ा देता है। जिससे हम वापस उसी ड्रोन की बात पर आ जाते हैं जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। 2 दिन पहले एक रूसी निर्मित ड्रोन रोमानिया की सीमा पार कर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से टकरा गया। इस हमले में 2 रोमानियाई नागरिक घायल हुए। रोमानिया नेटो सदस्य है। इसका मतलब है अनुच्छेद 5 के तहत अगर रोमानिया पर हमला हुआ तो हर सदस्य देश पर हमला माना जाएगा। अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी सभी पर, और उन्हें रोमानिया की रक्षा करनी होगी। अब अगर हम रूस को संदेह का लाभ दें, और मुझे पता है कि रूस शायद इसका हकदार नहीं है, तो ये काफी संभव है कि ये ड्रोन रोमानिया पर निशाना नहीं साधा गया था। ये शायद यूक्रेनी नागरिकों को निशाना बनाने भेजा गया ड्रोन था, लेकिन रास्ता भटक गया। इससे हालात नहीं सुधरते, लेकिन रूस अब इतनी लापरवाही से नागरिकों की हत्या कर रहा है कि हिंसा नेटो की सीमाओं के पार फैल रही है। ये हिस्सा मुझे थोड़ा घबराहट में डालता है। रूस पहले भी ऐसा कर चुका है। पिछले साल रूसी ड्रोन और जेट महीनों तक नाटो की हवाई सीमा का उल्लंघन करते रहे थे।
कई बार ये ड्रोन नेटो की सीमा के अंदर गहराई तक चले जाते थे और हर बार नेटो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और रूस ने माफी का नाटक किया। लेकिन अगर आप पूरे मामले को एक साथ देखें तो ऐसा लगता है कि रूस धीरे धीरे तनाव बढ़ा रहा है। ये हर बार एक कदम और आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब तक हमने देखा था कि ड्रोन नेटो देश में घुस जाते थे या फिर किसी जंगल या खाली इलाके में गिर जाते थे। पहली बार एक रूसी ड्रोन एक ऐसी अपार्टमेंट बिल्डिंग से टकराया जिसमें लोग रह रहे थे और 2 नाटो नागरिक घायल हुए। अगर आप वाकई में बहुत निंदक नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है कि रूस सीमा को परखने की कोशिश कर रहा है। रूस ये जानने की कोशिश कर रहा है कि किस बिंदु पर नाटो की प्रतिक्रिया सिर्फ एक बयान से बढ़कर कुछ और बन जाती है। अच्छी खबर है कि इस बार नेटो की प्रतिक्रिया पहले से ज्यादा मजबूत थी। हमले के 24 घंटे में नेटो महासचिव मार्क रूटे ने पुष्टि की कि ड्रोन रूस से आया था। अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर हमले की निंदा की और भरोसा दिलाया कि नेटो अपने क्षेत्र की रक्षा करेगा। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का इस बयान का हिस्सा होना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, ट्रंप हाल ही में नाटो के समर्थक नहीं रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कुछ टिप्पणियां की है कि नाटो संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना शक्तिहीन है। मेरी राय में इस तरह के बयान पुतिन को ये आभास देते हैं कि शायद वह सीमाओं को पहले से थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम अपना ध्यान रूस की ओर करें तो खुद पुतिन थे जो इस हमले के समय कजाकिस्तान में थे और वह हमले के कुछ घंटों बाद ही एक भाषण दे रहे थे और उन्होंने एक तरह से आधिकारिक जवाब दिया। सुनिए। किसी ने मुझे यहाँ आने से पहले बताया कि एक ड्रोन रोमानियाई हवाई क्षेत्र में घुसा। मुझे नहीं पता कौन सा ड्रोन था। कृपया बताइए मीडिया में क्या जानकारी है। एक ड्रोन ने रोमानिया में एक रिहायशी इमारत से टकराया और वे कहते हैं कि ये एक रूसी ड्रोन है। कौन कहता है कि ये एक रूसी ड्रोन है? बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग मतलब कोई नहीं। ठीक ठीक, कौन? नाम बताओ। उर्सुला वॉन डेर लायन। खैर, वो रोमानिया नहीं गई थीं। उन्होंने जांच नहीं की। उन्होंने ड्रोन के अवशेष नहीं देखे। कोई नहीं कह सकता कि एक उड़ने वाला वाहन कहां से आया जब तक कि वे फॉरेंसिक जांच नहीं कर लेते, क्योंकि कुछ ड्रोन, यूक्रेनी ड्रोन, फिनलैंड की हवाई सीमा में, पोलैंड की हवाई सीमा में, बाल्टिक देशों की हवाई सीमा में प्रवेश करते हैं। यूक्रेनी ड्रोन ऐसा करते हैं और पहली प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अब रोमानिया में है। वे बोले, रूसी हम पर हमला कर रहे हैं। फिर उन्हें पता चला कि इन ड्रोन्स का रूस से कोई लेना देना नहीं था। रूस का इन ड्रोन से कोई संबंध नहीं था। ये यूक्रेन से आए थे। अब अंदाजा लगाओ, क्या इस दौरान पुतिन कह रहे हैं कि वह ड्रोन रूसी ड्रोन नहीं था? रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूसी सुरक्षा परिषद के वर्तमान प्रमुख ने यह सार्वजनिक रूप से कहा है। अब यूरोपीय नागरिकों को रात में ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि वे शांति से नहीं रहते। ये दिमित्री मेदवेदेव का बयान है। सुनिए। यूरो ने गुस्सा दिखाया जब किसी ड्रोन ने रोमानिया की आवासीय इमारत पर हमला किया। स्पष्ट है, सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि वास्तव में इस ड्रोन को किसने लॉन्च किया। अब जब ये बयान आया तब ड्रोन हमले के कई घंटे बाद की बात थी। पहले केवल रोमानिया ने इसे रूसी ड्रोन बताया था, लेकिन कुछ घंटे बाद नाटो और अमेरिका ने भी इसकी पुष्टि कर दी। तो लगभग सभी लोग सहमत हैं, यूरोपीय देश, पूरा नेटो और संयुक्त राज्य अमेरिका, कि यह एक रूसी ड्रोन था। लेकिन किसी भी हाल में सभी यूरोपीय संघ के देशों को इस बारे में चुप रहना चाहिए। यूरोपीय देश अब रूस के खिलाफ युद्ध में सीधे शामिल है और कोई इसे छुपा भी नहीं रहा। हाँ, वे अपने बांदेरा प्रॉक्सियों के जरिए लड़ाई लड़ते हैं, पर इससे हमें क्या फर्क है? यूरोपीय ड्रोन, उनके लिए पुर्जे, अन्य हथियार और खुफिया जानकारी की तो बात ही छोड़िए, इन सब का रोजाना हमारे देश पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण हमारी रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त होती हैं और नागरिकों की मौत होती है। त्राब्लुस हमले की तरह उर्सुला, मर्ज, मैक्रो, स्टारमर और अन्य परजीवियों के हाथ खून से सने हैं। इन्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये आखिरी बार नहीं है। तो वह एक तरह से यह पुष्टि कर रहा है कि देखो, यह रूस नहीं था, लेकिन हमले जारी रहेंगे। आप इसका जो भी मतलब निकालना चाहे निकालें। एक युद्ध चल रहा है और यूरोपीय संघ के देशों के नागरिकों को जो युद्ध की स्थिति में हैं,
यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि रात शांतिपूर्ण होगी, खासकर उन ड्रोन निर्माण संयंत्रों के पास जो बांदेरा बलों को आपूर्ति कर रहे हैं। लोग कहते हैं रूस ने हमला नहीं किया, फिर भी निर्माण संयंत्र के पास रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। मुंह बंद रखो, ये शुरुआत है। साथ ही यूरोप के सभी गैर महत्वपूर्ण लोग यूरोपीय संघ के सिर पर बैठे बेवकूफ और इस गलतफहमी जिसे यूरोपीय संघ कहते हैं को चलाने वाले छोटे मोटे नौकरशाह अच्छी तरह जानते हैं कि इस युद्ध को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो उनसे बात करो। ये बताना जरूरी है कि वह ये बहुत समय से कर रहा है। पिछले साल जब भी वह धमकियां देता था तो इन बयानों में अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका को भी शामिल कर लेता था। मुझे लगता है उसने हद पार की जब कहा कि रूस अमेरिका पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने जवाब दिया, हमने काले सागर में रूसी तट पर परमाणु पनडुब्बियां तैनात की हैं। अगर रूस परमाणु युद्ध शुरू करे तो अमेरिका तैयार है। हमारे पास रूस से ज्यादा शक्तिशाली और बड़े परमाणु हथियार हैं। तब से मेदवेदेव ने अमेरिका या ट्रंप का जिक्र नहीं किया है। इससे ये बात काफी हद तक साबित होती है कि ये सब एक बड़ा दिखावा है। वह पागल बनने का नाटक कर रहा है ताकि सामने वाला पीछे हट जाए और यह मान ले कि वह सच में पागल है और कुछ भी कर सकता है। असलियत में अगर आप सच में उसका विरोध करें तो वह बहुत जल्दी पीछे हट जाता है, या कह सकते हैं कि रूस बहुत जल्दी पीछे हट जाता है। अब जाने से पहले एक आखिरी बात, आने वाले हफ्ते में आप शायद उन सोशल मीडिया पेजों पर रूसी प्रचार की लहर देखेंगे जिन्हें आप फॉलो करते हैं, खासकर यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारे पास कैंडेस ओवंस जैसे राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। शायद टकर कार्लसन भी रूस में छुट्टी मनाने जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या है, लेकिन मैं अपनी छुट्टियां ऐसे इलाकों में बिताना पसंद करता हूं जहां ड्रोन की चिंता न करनी पड़े, लेकिन हर किसी की अपनी पसंद होती है। मुझे यकीन है रूस इसका इस्तेमाल यूक्रेन विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने में करेगा। वह क्या होगा पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि वह आने वाला है। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम यहाँ हैं रूस जो भी फैलाने की तैयारी कर रहा है उसका पर्दाफाश करने के लिए। हम 4 साल से ये कर रहे हैं और जब तक पुतिन सत्ता में है करते रहेंगे। मैं सैम हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे।